Hello and welcome back once again my all dear students of class 12th। बच्चों, जैसा कि आप सब यहाँ देख रहे हो कि मैंने आज यहाँ पर एक नए चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। द चैप्टर नेम इज द केमिकल काइनेटिक्स। बच्चों, ये चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स अपने क्लास 12th में के सारे चैप्टरों में से अपना एक विशेष स्थान रखता है। ये अपना एक अलग वेटेज रखता है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड होने के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और आगे के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत ही अच्छी तरीके से इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसकी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर के नेम से। चैप्टर का नेम केमिकल काइनेटिक्स एंड व्हाट शुड बी द मीनिंग ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मीनिंग क्या होती है, केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ते किन चीजों को हैं, क्या है, सबसे पहले तो हमें ये जानना समझना है। बहुत ही सिंपल है बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली इट इज अ ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, इट्स मैकेनिज्म, इट्स फैक्टर्स, whatever the factors which influence the rate of the chemical reactions, okay, the temperature, the concentration, etc. There are the different types of the factors which influence the rate of the chemical reaction. So these all scenario, these all phenomenon which we study in the chemical kinetics. Okay बच्चों, so हमें इसकी definition समझ में आ गई कि chemical kinetics is a branch of the chemistry in which we study about the rate of the chemical reactions, its mechanisms, factors, etc. बच्चों, आप सब ने जो कुछ भी अभी तक जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ी है, उस केमिस्ट्री में आपने केमिकल रिएक्शंस को भी पढ़ा होगा और इन केमिकल रिएक्शंस में जस्ट सिंपल, जैसे आप यहां पर ये देखते हो कि अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट R है, सपोज द सब्सटेंस R, रिएक्टेंट फॉर एग्जांपल, ये रिएक्टेंट कुछ ना कुछ रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बना रहा है। सपोज प्रोडक्ट को हमने P से इंडिकेट किया, रिएक्टेंट से क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। अब जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में यहां से लेकर के यहां तक इन केमिकल कंपोजिशन में कुछ ना कुछ होता है। ओके, इनके बॉन्ड टूटते हैं, इनके बॉन्ड फिर से बनते हैं, राइट। कुछ इनका कंसंट्रेशन चेंज होता है, जैसे इसका कंसंट्रेशन इनिशियली बहुत हाई होता है, फिर धीरे धीरे लो होता है, लेकिन इसका कंसंट्रेशन इनिशियली 0 होता है, फिर धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ता है और फाइनली जाकर के फिर एक रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। या अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो इससे ये बनता रहता है, अलग अलग टाइप की रिएक्शंस भी होती हैं। तो बच्चों, अब हमें यहां पर ये डिस्कशन करना है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं on the basis of its rate basically. Okay, even I'm not discussing over here about the chemical reactions, for example decomposition reactions, combination reactions, neutralization reaction etc. मैं उन reactions की बात नहीं कर रहा हूं। even मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं types of the chemical reactions, that is based on the rate of reactions. So बच्चों, our next topic is the definition। के बाद हमने definition समझ लिया, ओके, यहां मैं लिख दे रहा हूं definition। Now then after types of chemical reactions, types of chemical
ओके, कितने तरह की केमिकल रिएक्शंस होती है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द रेट। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, chemical reactions which are of three types. Number one is known as the very fast, okay, very fast, और इस टाइप की रिएक्शन को इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ओके बच्चों, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जो बहुत ही जल्दी से हो जाए, बहुत ही तेजी से हो जाए, जिसमें कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बहुत ही जल्दी से बन जाए, बहुत ही फास्ट, कुछ भी समय ना लगे, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन और वेरी फास्ट टाइप ऑफ द रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द रेट। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम डिस्कशन करें, एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल की जैसे आयनिक रिएक्शंस होती हैं, राइट, फॉर एग्जांपल HCl प्लस NaOH, राइट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या आयनिक रिएक्शन, दिस ऑल टाइप ऑफ द रिएक्शंस व्हिच आर इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। यहां पर क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O, ठीक है, यहां से NaCl और यहां से ये H2O बन गया। देन आफ्टर सपोज AgNO3 प्लस NaCl, now what it will form, it will form AgCl प्लस NaNO3, एक ये रिएक्शन हो गई। अब इस रिएक्शन में ये रिएक्शन के जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बहुत ही जल्दी बना देते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन और वेरी फास्ट रिएक्शन। नंबर नेक्स्ट इज द वेरी स्लो रिएक्शन। ओके, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, जैसा कि यहां से इसके नेम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता हो इसके प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, ऐसी रिएक्शन को स्लो रिएक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर हम कोई भी एक आयरन को ला करके आज यहाँ पर रख दें और उसमें जो रस्ट लगता है, रस्ट मेरे ख्याल से आप सभी समझते होंगे, उसका आयरन का रिएक्शन वाटर और ऑक्सीजन के साथ में होकर के एक नया कंपोजिशन बनाता है। अब ये रिएक्शन इतनी जल्दी नहीं होती, इट टेक्स टू मच टाइम, या फिर किसी भी चीज का डिकम्पोजिशन हो रहा है, अलग अलग टाइप के डिकम्पोजिशंस हैं। एटमॉस्फेयर में रिएक्शन चल रही है लगातार, आज हम देख रहे हैं, कल देख रहे हैं, लेकिन हमें बहुत जल्दी उसका टाइम, उसकी कंप्लीशन पता नहीं चल पा रही है। ऐसी रिएक्शन को वेरी स्लो रिएक्शन कहते हैं। ओके बच्चों, नाउ द नेक्स्ट वन, थर्ड टाइप ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज द मॉडरेट रिएक्शन। ओके, मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन कैसी होती है? मॉडरेट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है बेसिकली जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में उनकी जो रेट होती है, जो टाइम लगता है, वो एक कंसिडरेबल और मेजरेबल अमाउंट में होता है। यानी कि हम आसानी से कॉमन लेबोरेटरी मेथड से इस रिएक्शन की रेट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। बेसिकली हमें इस क्लास में यहां पर इसी रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करनी है। वेरी फास्ट रिएक्शन को हमें यहां पर डिस्कशन नहीं करना है बहुत ज्यादा, स्लो रिएक्शन को भी नहीं करना है, लेकिन इस रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन पर हमें अपना फोकस रखना है। ओके बच्चों, इसका एग्जांपल जैसे H2O2 का डिकम्पोजिशन, H2O2 इट विल गिव H2O plus O2, okay,
ठीक है, या फिर केन शुगर का सुक्रोज और ग्लूकोज में चेंज होना, ठीक है, सुक्रोज का इस तरह से मीन्स उसे अलग अलग टाइप की जैसे रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो कि मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शंस होती हैं, तो इनकी रिएक्शंस में हम इनकी रेट को आइडेंटिफाई कॉमन लेबोरेटरी मेथड से कर सकते हैं। अब ऐसी ये हमें पता चल गया कि ऐसी कैसी किस रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कितने तरह की रिएक्शंस होती हैं। हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। सो दिस इज आवर क्वेश्चन दैट व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन क्या है ये हम अब जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? Next one is rate of reaction. So, बच्चों rate of reaction it can be defined as the change in the concentration in the reactant or product with respect to time is known as the रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। हम यहां पर ये देखते हैं कि कोई भी एक रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब रिएक्टेंट किसी टाइम पर सपोज T1 टाइम पर इस रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन था वो सपोज R1 था, ओके, R1 इसका कंसंट्रेशन कितना था R1, इसका कंसंट्रेशन कितना हो गया, इसका कंसंट्रेशन T1 टाइम पर सपोज इसका कंसंट्रेशन T1, राइट। आफ्टर सम टाइम सपोज एट द टाइम T2 इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अब कुछ बदल करके R2 हो गया, जबकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना हो गया P2 हो गया, ठीक है। अब इस T1 और T2 के टाइम पीरियड के बीच में इनके रिएक्टेंट में जो डिफरेंस आया, द चेंज इन कंसंट्रेशन इन द रिएक्टेंट और इन द प्रोडक्ट इज नोन एज द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके बच्चों, अब अगर हम इनकी रिएक्टेंट के बारे में बात करेंगे तो रिएक्टेंट में क्या होता है कि रिएक्टेंट में रेट ऑफ रिएक्शन धीरे धीरे इनका जो कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है, जिसको हम रेट ऑफ रिएक्शन को माइनस साइन से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली बेसिकली हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस वन इज दिस रेट ऑफ रिएक्शन is equals to minus delta concentration of reactant upon delta time, ठीक है, and it will be also equal to delta concentration of the product into time, ठीक है। So change in the reactant with respect to time and change in the product with respect to time, this is known as the rate of reaction। यहां पर ये देखिएगा कि माइनस साइन जो लगा हुआ है, माइनस साइन का मतलब है कि रिएक्टेंट की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। जाहिर सी बात है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो रिएक्टेंट की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी, प्रोडक्ट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसी इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ, या हम ऐसे करके इसे लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्टेंट। ओके बच्चों,
रेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R2। बेसिकली यहाँ माइनस लगाने की जरूरत अगर नहीं है तो R2 माइनस R1 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। Now this in the summarized form which we can write as the delta concentration of R into delta T, ठीक है। रेट ऑफ प्रोडक्ट के लिए अगर हम देखें, ओके, रेट ऑफ प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ प्रोडक्ट के लिए कंसंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ P1 अपॉन T2 माइनस T1, ओके। इन दोनों को एक साथ भी हम लिख सकते हैं। यहां पर डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन डेल्टा T, ठीक है। यहां पर हम माइनस साइन का यूज करते हैं, बेसिकली इस जगह पर हम माइनस साइन का यूज करते हैं। माइनस साइन जो हमें ये बताता है कि कंसंट्रेशन कम हो रहा है, ठीक है बच्चों। हमें ये समझ में आ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है और रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम इक्वेशन क्या लिखते हैं, ठीक। रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग होती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन होता है एक्टिवेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, आई थिंक एवरीबडी यू आर नोइंग, हो सकता है भूल गए हो। द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएटिंग द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी, ओके। तो अलग अलग कंपोजिशंस, अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस की जो अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी होती है, इन अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी के बेसिस पर रेट ऑफ रिएक्शंस अलग अलग हो जाती है, ठीक है बच्चों। ये बातें हमें समझ में आ गई। आगे हम पढ़ते हैं कुछ दूसरी चीजों की तरफ। ओके, नाउ रेट ऑफ रिएक्शन में अब एक हम ग्राफ देखते हैं बच्चों। आपको एक ग्राफ बनाने को भी आता है। अगर हम ग्राफ को देखें रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, तो कुछ हमें ग्राफ ऐसे दिखाई देते हैं। सी सपोज दिस ग्राफ आई एम मेकिंग फॉर रिएक्टेंट, ओके, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं फॉर रिएक्टेंट, और दूसरा ग्राफ मैं बना रहा हूं फॉर द प्रोडक्ट, फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। इस साइड पर मैं टाइम ले रहा हूं, सपोज 5 मिनट, ओके। यहां पर मैं टाइम को मिनट में ले रहा हूं, 5 मिनट, सपोज 10 मिनट, 15, 20, 25 एक्सेट्रा। यहां पर कंसंट्रेशन को ले रहा हूं, ओके, कंसंट्रेशन, ठीक। कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर, यूनिट आप देख रहे हो कि मोल कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। तो इस तरह से सपोज यहां पर 0.01, यहां पर 0.02, सपोज 0.03, बढ़ते हुए क्रम में 0.04 एक्सेट्रा, ऐसे करके। एंड सिमिलरली यहां पर कुछ इस तरह से है, ठीक है। इस साइड पर हमने टाइम ले लिया, यहां पर इस जगह पर टाइम और इस जगह पर कंसंट्रेशन ले लिया। अब जब हम ग्राफ बनाते हैं रिएक्टेंट के लिए और प्रोडक्ट के लिए, तो रिएक्टेंट के लिए हमें ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है, क्योंकि इनिशियली तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। सपोज यहां पर कितना कंसंट्रेशन था, लेकिन धीरे धीरे करके रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। और टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे रिएक्टेंट
का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तो हमें ग्राफ इस तरह से मिलता है। ओके बच्चों, जबकि अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में हमें ग्राफ कैसे मिलेगा? प्रोडक्ट में ग्राफ हमको यहां से मिलता है, क्योंकि इनिशियली तो प्रोडक्ट कुछ था नहीं, जीरो था, लेकिन धीरे धीरे करते हुए प्रोडक्ट में कुछ न कुछ कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट स्टार्ट हुआ और वो मैक्सिमम अपने कंसंट्रेशन तक यहां तक पहुंचा। ठीक है, इस तरह से बात समझ आ रही बच्चों? ओके, तो इस तरह से ये जो ग्राफ है वो हमें रिएक्टेंट के लिए मिलता है, ये ग्राफ हमें प्रोडक्ट के लिए मिलता है। दोनों ग्राफ को अगर हम मर्ज कर दें तो कुछ मर्ज करने पर हमें ग्राफ एक ऐसे मिलेगा, दूसरा कुछ ऐसे मिलेगा। ये वाला जो है ग्राफ, दिस वन इज फॉर प्रोडक्ट के लिए, और ये जो है ये किसके लिए? दिस वन इज फॉर रिएक्टेंट के लिए। ये बात समझ में आ रही है? ओके, अब यहां पर हम ये चीज देख रहे हैं कि एक एवरेज रेट होती है और एक इंस्टेंटेनियस रेट होती है। एवरेज रेट बेसिकली